पीरी कामिल एपिसोड नंबर 7। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के खतरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में इससे कहा। वो इमामा के कहने पर इनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें खतरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा खौफजदा हो रही हैं। जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हिमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो। इसकी अम्मी ने इसकी बात पर इसे झड़का। इमामा के खानदान और इसके वालिद को तुम्हारे अब्बू अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सीरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसे बाद इसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है। हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह की इस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं इससे पहले ही तुम्हें कहीं निस्बत तय कर देती। इसकी अम्मी ने कतई नाराज़गी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही इसका खानदान। अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो यहाँ आती रही है और तब तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी। जलाल ने इन्हें याद दिलाया। तारीफ करने का ये मतलब तो नहीं कि मैं इसे अपनी बहू बना लूँ। वो खफकी से बोली। अम्मी, कम अज़ कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचें। इस बार जलाल ने लिजाजत अम्मी लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी जिद और फैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम शादी किसी अच्छे और ऊंचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हें शादी की इजाज़त दे दें तो भी मैं कभी नहीं दूंगी, ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप इसकी सूरत हाल को समझें। वो कितना बड़ा कदम उठा रही है। इस वक्त इसे मदद की ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा ही रही है तो फिर इसे कम अज़ कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं इसे बुरा नहीं कह रही, वो बहुत अच्छा फैसला कर रही है, मगर हम लोगों को अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अकल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है। इसकी अम्मी ने कतरे नर्म लहजे में कहा। बेटा, अच्छे खानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से खानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितनी ऊंची खानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? खानदान इसका बाइकआउट कर चुका होगा, माशरे में जो बदनामी होगी वो अलग है, और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी इसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी एतराज़ या एहतजाज के बगैर खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। इसके चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से भी बात की है, वो अब्बू से ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल डूब गया। वो कह रही हैं कि मुझे एक फजूल मामले में खुद को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल ने साफ कोई का मुजाहिरा किया। मैंने इन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, मगर इनका कहना है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को इसके लफ्ज़ों से शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं और ना ही होंगी। जलाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जलाल, इसने डूबते दिल के साथ किसी मोम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोजल पर राज़ी नहीं हैं। क्या तुम इनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं इन्हें नाराज़ करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ जलाल, वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता। तो मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। इसके आसाब चटक रहे थे। इसे याद नहीं था कि इसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाया और मिन्नत भरे अंदाज में बात की होगी। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में इनकी मर्ज़ी से भी शादी कर लें, मैं एतराज़ नहीं करूँगी। अब तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचो, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में अभी मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूँगा। इस बार जलाल का लहजा चुभता हुआ था। वो बोल नहीं सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं इन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहिरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहिरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को यही ख़त्म कर देना चाहता हूँ।
مجھے تم سے ہمدردی ہے مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہارے لیے مدد نہیں کر سکتا، خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کی مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں حضرت سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھیں۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔ صرف یہ کہ آپ اسد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہے؟ آخر تم اسد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسد تمہاری پسند تھا۔ ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ رکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں نہیں ہے پسند وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنوس کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ اس لیے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہاری پرورش کی تھی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جسے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بے وقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں، وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نو زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو، چند کتابیں پڑھ کر تم۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح کرتے ہیں۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کی مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔
मैं अशरत से शादी करना ही नहीं चाहती तो शॉपिंग का सवाल पैदा ही नहीं होता, इमामा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा इसे अगले रोज़ अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज़ था, अब तुम्हें अशरत से शादी पर एतराज़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा इसकी बात पर मुश्ताइल हो गई। जब ये कि आप अशरत से मेरी शादी ना करें तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। यकीनन इन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह बंद क्यों है? आखिर तुम अजहर से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? इन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूँगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक अशरत तुम्हारी पसंद था। हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कल था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ रुकाए बगैर इनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों नहीं है पसंद वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज़ में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूँगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान इनके सर पर गिर पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? इन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्मे की तरह इसे देख रहे थे। इनका मुंह खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। इनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि कभी इन्हें जिंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भनूस की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, इन्होंने आप से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की जहनी कैफियत को समझ रही थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया था, तुम्हारी परवरिश की थी कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहें। सिर्फ अशरफ से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी इस आदमी से कर दें जिससे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। इनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगी कि मैं किसी खास आदमी के लिए ये सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन इसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुम्मा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा। मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़ कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मजहब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरक़ात नाजिल की गई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। तुम हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को इन पर तरस आने लगा। इसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। इसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। इसे मेहरशुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। इसे नवज़दा आदमी पर तरस आया। इसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने इनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया है, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया है। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें, जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाया जाने वाला कदम समझ कर? इसने बड़ी रसानियत और संजीदगी के साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मजहब बदलने नहीं दूंगा ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे, मैं फुटपाथ पर आ जाऊं। नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी ख़राब हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाए। कभी कोई मजहब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी मैं अशरत से ही करूँगा। तुम्हें इसी घर में जाना होगा, इसके घर चली जाओ और फिर वहाँ जाकर तय करना तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन की जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत का हाथ में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से इन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रहीं, फिर कमरे से चली गईं। इन्हें इस कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर अशरत अंदर दाखिल हुआ। इमामा को इसके इस वक्त यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। अशरत के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया थी। यकीनन इसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो इसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? इसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी इसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अशरत, तुम्हें अगर ये बता दिया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया गया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाजा है, इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमामा ने तरशी से अंदाज बात काटी।
कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो तुम। नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज को गलत समझा इसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी की हालत में इसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए इसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम से कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज नहीं। वो इसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, इसने उखड़े हुए लहजे में कहा। तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो, इसने तरकीबा तरकी कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो इसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी जो तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हो, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने की तमाम मैनर्स भूल गई हो। किसके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। अशरत ने इसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा, जिस उम्र में तुम हो इस उम्र में हर कोई इसी तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। अशरत ने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जानने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो इसे अकेला नहीं छोड़ते, और वो भी एक लड़की को। इमामा तुम इस मसले की नजाकत और अहमियत को समझो, अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मेरी वजह से कुछ भी दांव पर नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दांव पर लगा भी तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ खानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गवाऊं? नहीं अशरफ, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, इसने कतई लहजे में कहा। मुझे अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद करके रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बैठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र इन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो इसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी मामा हाशिम जैसी लड़की से शादी न करूं। ये सरासर खसारे का सौदा होगा, हिमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम्हें इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अर्से के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। ना मैं इनकार करूंगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा इमामा। अब ये हमारे खानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे खानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा नहीं देती। जहाँ तक बुरी बीवी साबित होने का या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह की टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अशरफ बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं जहनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते को इस वक्त तक जहन से निकाल चुकी हूँ जब मैंने अपना मजहब छोड़ा। तुम मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़ी करूंगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलतफहमी से बाहर निकल आना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अशरफ, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अशरफ बदलती हुई रंगत के साथ इसका चेहरा देखता रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूँ? सलार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सलार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की ली। इसलिए इसी मामा की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे इसे फ्लू था। फिर अचानक इसको ख्याल आया कि यकीनन वो रोती रही होगी, ये इसी का असर था। तुम मेरी तरफ से इससे एक रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ और मैं किसी की मदद के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। बस वो मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो इससे फ़ोन पर रब्ता है,
तो फिर तुम ये सब खुद इससे फ़ोन पर क्यों नहीं कहती? सलार ने चिप्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से इसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूँ। इसी मामा की आवाज़ पहले से ज़्यादा भराई हुई लगी। फिर इसने इनकार कर दिया है। वेरी सैड। सलार ने अफसोस का इजहार किया। तो ये वन साइड लव अफेयर था? इसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं, तो फिर इसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? वो कुछ चढ़कर बोली। सलार ने एक और चिप्स अपने मुंह में डाला। मेरे वहां जाकर इससे बात करने से क्या होगा? बेहतर है तुम ही दोबारा इससे बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल में भी कोई इसे फोन पर नहीं बुला रहा, वो जानबूझकर कतरा रहा है, इमामा ने कहा। तो फिर तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो इसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर इसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताओ। वो मुझसे इस तरह नहीं कर सकता, और अगर इसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो? फिर भी तुम इससे बात करना, शायद कोई सूरत हाल निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सलार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमदार हुई। इसी मामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए भी वो इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। ये इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फोन पहुंचाना और अब जलाल से राब्ता। इमामा का बॉयफ्रेंड। इसने चिप्स खाते हुए जेरे लब दौड़ाया। इमामा ने इसे इसके हॉस्पिटल और घर के तमाम कवायद से आगाह कर दिया, और अब वो सोच रहा था कि इसे जलाल अंसर से मिलकर क्या कहना है। सलार ने इस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्लो सूरत का था। सलार के लंबे कदर खूबसूरत जिस्म ने इसे सनफे मुखालिफ के लिए इसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा वो शख्स इन दोनों चीजों से महरूम था। वो नॉर्मल कदोकामत का मालिक था। इसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कदरे बेहतर नजर आता। सलार सिकंदर को जलाल अंसर से मिलकर मायूसी हुई थी। इमामा अब इसे पहले से ज्यादा बेवकूफ लगी। मैं जलाल अंसर हूँ, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम सलार सिकंदर है। सलार ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। माफ कीजिएगा, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सलार इस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में इसे ढूंढते हुए आया था। चंद लोगों से इसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो इसके पास पहुंच गया था। इस वक्त वो ड्यूटी रूम में बाहर खड़ा था। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर बात? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन है? मैं इसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सलार इसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां चलते हैं, सलार ने कहा। गाड़ी तक पहुंचने और इसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सलार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती थी कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सलार नहीं जानता था कि इसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने स्पॉट लहजे में कहा। इमामा चाहती है कि आप इससे शादी कर लें, सलार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब इसे बता चुका हूँ। वो चाहती है कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। ये मुमकिन नहीं है। वो इस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है आप अगर हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर इससे निकाह करें और फिर वेल्थ की मदद से इसे छुड़ा लें। ये मुमकिन ही नहीं है। वो इनकी कैद में है तो निकाह ही कैसे हो सकता है? फोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे इस शादी की इजाजत नहीं देंगे और फिर वही मामा को कबूल करने पर तैयार नहीं है। जलाल की नजरें अब सलार के बालों की पोनी पर जमी हुई थी। यकीनन सलार की तरह इसने भी इसे नापसंदीदा करार दिया होगा। इसने कहा कि आप वक्ती तौर पर इसे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो इसे तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं इसकी नहीं मदद कर सकता। और फिर इस तरह के मामला आप खुद इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप इसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ झुकते हुए अंदाज से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर इसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। इसने मुझे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सलार ने कंधे झटकते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना जरूरी नहीं। बाद में आप भी इसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया। आपका मशवरा मैं इसे पहुंचा दूंगा, सलार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामत से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाएं। बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर पर ऑफिस चले जाएं और इन्हें मामा के बारे में बताएं कि किस तरह इसके खानदान ने इसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले पर कोई हाईलाइट करेगा तो खुद ही वो इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सलार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ बुरी नहीं थी। वाकई मामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका मशवरा भी इसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि इमामा से भी कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके से या जरिए से दोबारा राब्ता ना करे।
میری والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا، ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دوں گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سلار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کا تحت اس سارے معاملے میں کود پڑا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور تک کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اسے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس کے لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محسوس ہو رہا تھا آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی۔ کہے گی اسجد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے، پھر آخر وہ کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سلام متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ، آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سلار کو جیسے شوق لگا، فون پر نکاح۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سلار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سلار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین عزت کے ساتھ میری شادی نہ کر سکے، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکلوا لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ ویلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی، تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈس تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سلام کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سلار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں، اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سلار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سلار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کون کہہ رہا ہے؟ سلار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سلار نے تحقیرآمیز میں اس انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سلار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے احسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہی کہا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن نے بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن، وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سلار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سلار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کر رہا ہوں۔ دفع کرو سلار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو؟
اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں بہتر۔ سلار نے اس بار درستی کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، مگر تم سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے۔ حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سلار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں پتہ چلے گا، وہ یہاں نہیں ہے، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہوتا۔ سلار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سلار اس کے تاثرات کی طرف نہیں دھیان دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حسن اس وقت اپنا لاہلا عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سلار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی ہے، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا۔ وہ سب سلار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا۔ سلار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقرر وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ سلار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سلار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ پوری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سلار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سلار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سلار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تم اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سلار نے درشتی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہترین ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی۔ سلار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس بات کرتے ہوئے خوف آیا تھا۔ سلار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق پڑنے نہیں والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اسے فون پر کہہ رہی تھی۔ سلار اس بات پر چڑھ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ 2 بار آپ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اس لیے کہ میں اسے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر نہیں سکتے۔ تو وہ جب وہ نہیں چاہتا تم اس شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اسے جا کر کہو میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سلار نے فوراً کال کی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سلار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا۔ تم اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سلار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سلار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے، ورنہ فوراً چلا جاتا۔ اس بار سلار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم برف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو؟ میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی ویلفیئر کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سلار کو جذبس ہوا۔ اوکے،
करो जो करना चाहती हो। इसे लापरवाही से कहकर फोन बंद कर दिया। कल शाम को हम लोग इज्जत के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, तुम्हारी रुखसती भी इसी के साथ कर देंगे। हाशिम मुबीन ने रात को इसके कमरे में आकर खड़े हुए लहजे में कहा, बाबा मैं इनकार कर दूंगी, आपके लिए बेहतर है आप इस तरह जबरदस्ती मेरा शादी ना करें। तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर दूंगा, ये बात तुम याद रखना। वो सर उठाए इन्हें देखती रही। बाबा मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम मुबीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इस शादी से इनकार कर रही हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं 6 माह पहले शादी कर चुकी हूँ। किसके साथ मैं ये आपको नहीं बता सकती। हाशिम मुबीन को अंदाजा नहीं था कि वो इस औलाद के हाथों इतना ख्वार होंगे। आग बगोला होकर वो इमामा पर लपके और इन्होंने यकी बाद दीगर इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के सामने दोनों हाथ करते हुए वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इस बुरी तरह नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहां आया था और इसी ने हाशिम मुबीन को पकड़कर जबरदस्ती मामा से दूर किया। वो दीवार के साथ पुश टिकाए रोती रही। बाबा आप क्या कर रहे हैं, सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर आ चुके थे। इसने शादी कर ली है किसी से। हाशिम मुबीन ने गम और गुस्से के आलम में कहा, बाबा झूठ बोल रही है, शादी कैसे कर सकती है, एक बार भी घर से नहीं निकली ये। वसीम ने कहा, 6 माह पहले शादी कर ली है इसने। इमामा ने सर नहीं उठाया। नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। वसीम इसकी रग रग से वाकिफ था। इमामा ने धुंधलाई आंखों के साथ इसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है, क्या सबूत है? निकाहनामा है तुम्हारे पास? वसीम ने उखड़े लहजे में कहा, यहाँ नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में। बाबा मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूँ, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम मुबीन से कहा। इमामा बेख्तियार पछताई, सामान से क्या मिल सकता था, शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं, तलाक दिलवाकर तुम्हें शादी असद से करवाऊंगा, और आज आदमी ने तलाक ना दी तो फिर इसे कत्ल करवा दूंगा। हाशिम मुबीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया। वो अपने बेड पर बैठ गई। इसे पहली बार एहसास हो रहा था जाल में फंसने के बाद के एहसास क्या होते हैं। ये एक इत्तेफाक था कि निकाह नामे की कॉपी सलार ने इसको नहीं भिजवाई थी। अगर इसके पास होती तो तब भी वो इसे हाशिम मुबीन को नहीं दे सकती थी, वरना सलार सिकंदर का नाम निकाह नामे पर देखने के बाद इनके लिए इस तक पहुंचना और इसे छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। और इसके सामान से निकाह नामा ना मिलेगा तो इसके इस बयान पर किसी को यकीन नहीं आ सकता कि वो निकाह कर चुकी थी। इसने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और मोबाइल पर सलाल को कॉल करने लगी। इसने इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और इससे कहो कि वो मेरे पेरेंट्स को मेरे शौहर की तरफ से मुझे जिस बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट में नोटिस भिजवाए। तुम्हारे शौहर यानी मेरी तरफ से। तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो और मेरे शौहर को ये भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा वकील के जरिए इन्हें पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे और मैं नहीं चाहती। इमामा ने इसे ये नहीं बताया कि इसे क्या खदशा है और ना ही सलार ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। इससे बात करने के बाद इमामा ने फोन बंद कर दिया। अगले रोज 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और इन्हें इमामा को जबरदस्ती अपने घर रखने के बारे में, इसके शौहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। वो गुस्से से फनकारते हुए इसके कमरे गए और इसे पूरी तरह मारा। तुम देखना इमामा, तुम किस तरह बर्बाद होगी, एक शय के लिए तरसोगी तुम। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, इनके साथ यही होता है। तुम यही कोर्ट तक ले गई हो। तुमने वो सारे एहसान फरामोश कर दिए जो हमने तुम पर किए। तुम्हारी जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पिटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसास को नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं, हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमा इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर इन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्तइल थी। वो जानती थी मामा का ये कदम किस तरह इनके पूरे खानदान को मुतासिर करने वाला था, और खास तौर पर इनके शौहर को। तुमने हमारे एतमाद का खून क्या है। काश तुम मेरी औलाद ना होती, कभी मेरे खानदान में पैदा ना हुई होती। पैदा हुई गई थी तो तभी मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देता। इमामा आज इनकी बातों और पिटाई पर नहीं रोई थी। इसने मुदाफियत की कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ खामोशी के साथ पिटती रही। फिर हाशिम मुबीन अहमद जैसे थक से गए और इसे मारते मारते रुक गए। इनका सांस फूल गया था। वो बिल्कुल खामोशी से इनके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी रही। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो, इस लड़के से तलाक लो और असद से शादी कर लो। हम इस सब को माफ कर देंगे, भुला देंगे। इस बार सलमा ने तेज लहजे में कहा। नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मध्यम मगर मुस्तहकम आवाज में कहा। आप मुझे इस घर से चले जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें।
इस घर से निकल जाओगी तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकर मारेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें जलील किया है वो तुम्हें बहुत ख्वार करेगा। हमारे खानदान को देखकर इसने तुम्हारे साथ इस तरह की चोरी छुपे रिश्ता जोड़ा है। जब हमें तुम्हें अपने खानदान से निकाल देंगे और तुम पाई पाई की मोहताज हो जाओगी, वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमा अब इसे डरा रही थी। अभी भी वक्त है इमामा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। मैं अपना फैसला आप सबको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कुल कबूल नहीं। हाँ, मुझे जाने दें। अपना खानदान से अलग करना चाहते हैं कर दें, जायदाद से महरूम करना चाहते हैं कर दें। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, मगर मैं करूँगी वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ऐसी बात है तुम इस घर से निकल कर दिखाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इस वकील को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। तुम्हें अगर ये खुशफहमी है कि कोई कोर्ट या अदालत तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं बेल के आने से पहले इस घर से कहीं और मुंतकिल कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा तुम किस तरह अपने फैसले को तब्दील नहीं करती। और मुझे अगर वो लड़का ना मिला जिससे तुमने शादी की है तो फिर मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है अजद से, तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं इस शादी को सिरे से मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ वो होगी जो मेरी मर्जी से होगी, इसके अलावा नहीं। मुश्तइल अंदाज में कहते हुए सलमा के साथ बाहर निकल गए। वो वहीं दीवार के साथ खड़ी हो खौफजदा और परेशान नजरों से दरवाजे को देखती रही। इसने जिस मकसद के लिए शादी की थी इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। हाशिम मुबीन अहमद अपनी बात पर चट्टान की तरह उड़े हुए थे। बेचारी इमामा बीबी। नासरा ने सलार के कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज में अफसोस का इजहार करते हुए कहा। सलार ने मुड़कर इसे देखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई किताबों को समेट रहा था। नासरा इसे मुतवज्जा देखकर तेजी से बोली, बड़ी मार पड़ी है जी कल रात को। किसको मार पड़ी है? सलार ने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को जी। और किसे? वो किताबें एक तरफ करते करते रुक गया और नजरा को देखा जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़ पोछ कर रही थी। हाशिम मुबीन ने कल बहुत मारा है इसे। सलार बेहद महसूस हुआ। वाकई? हाँ जी, बहुत ज्यादा पिटाई की है, मेरी बेटी बता रही थी, नासरा ने कहा। वेरी नाइस। सलार ने बेख्तियार तबसरा किया। जी आप क्या कह रहे हैं? नासरा ने इससे पूछा। इसके होठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासरा को बड़ी अजीब लगी। इसे तवक्को नहीं थी कि वो इस खबर पर मुस्कुराएगा। इसकी ज्यादा कियाफों और अंदाजों के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे इस पर सलार को बहुत ज्यादा अफसरदा होना चाहिए था, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। बेचारी मामा बीबी को पता चल जाएगा कि सलार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे तो वो तो सदमे से ही मर जाएंगी। नासरा ने दिल में सोचा, किस बात पर मारना है जी? सुना है वो हजरत साहब से शादी पर तैयार नहीं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासरा ने लड़की पर जोर देते हुए मायनेखेद अंदाज में सलार को देखा। बस इस बात पर? सलार ने लापरवाही से कहा। ये कोई छोटी बात थोड़ी है जी, इनके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं और इमामा भी बस जिद है कि वो असद साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने इनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर किसी को मारा जाए, वो अपनी किताबों में मसरूफ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, इन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासर ने इसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए, बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या कयामत टूट पड़ी है इन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज इनका कमरा साफ करती है और वो बताती है कि इनका चेहरा ही उतर गया रह गया है। नासरा इसी तरह बोल रही थी। शायद वो शऊरी तौर पर ये कोशिश कर रही थी कि सलार इसे और इमामा की हिमायती और तरफदार समझते हुए कोई राज कह दे, मगर सलार अहमक नहीं था और इसे नासरा की इस नामनेहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। अगर इमामा की पिटाई हो रही थी और इसे कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था तो इससे इसका क्या ताल्लुक था, मगर इसे इस सूरत हाल पर हंसी जरूर आ रही थी। क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र में औलाद पर हाथ उठा सकता है, और वो भी हाशिम मुबीन जैसे अमीर तबके के आदमी? हैरानी की बात है। सोच कि एक ही रौ में बहुत से मुतजाद ख्यालात बह रहे थे। नासरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब इसने देखा कि सलार इसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं रह रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका है तो वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इसराब, बेचैनी और परेशानी इन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी। एक दूसरों की तकलीफ का भी सुनकर शायद इमामा बीबी भी इनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर इसी तरह मुस्कुराई, कौन जानता है। नासरा ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर उठाकर साफ की